हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लोकसभा के संगठन, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रही है। 1971 में लोकसभा में चुनाव के समय इसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या 520 थी। 1971 के अंत में 27वां संशोधन किया गया। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 330 को संशोधित करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई है, जिसमें से 525 को भारतीय संघ के राज्यों की जनता द्वारा, 20 को केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1947 में दिए गए 34वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार सिक्किम का भी लोकसभा में एक प्रतिनिधि होगा। वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 544 है। निर्वाचन तथा सदस्यों की योग्यता। लोकसभा में चुनाव में उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, जो पागल और दिवालिया नहीं है और जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं कर दिया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा पागल न हो। कार्यकाल। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के पूर्व तक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन इस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अब 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा पुनः यह 5 वर्ष कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 4 बार 1970, 1977, 1979 और 1984 में किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष का पद। अध्यक्ष का पद संसदीय शासन प्रणाली में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। विश्व में जहाँ पर भी संसदीय पद्धति की सरकार है, वहाँ संसद के निम्न सदन के स्पीकर को विशेष महत्व और दर्जा प्राप्त होता है। संविधान के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा स्वयं करती है। अध्यक्ष का कार्यकाल। अध्यक्ष निर्वाचन के समय से लेकर उस लोकसभा के विघटन के बाद अगली लोकसभा की पहली बैठक से फौरन पहले तक अपने पद पर बना रहता है। वह दोबारा चुना जा सकता है। अध्यक्ष यदि लोकसभा सदस्य न रहे तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। लोकसभा के विघटन पर यद्यपि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य नहीं रहते, केवल उपाध्यक्ष ही अपना पद छोड़ देता है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता, इस संबंध में एक अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जाती है। अध्यक्ष को अपने सारे कार्यकाल में अपने पद की कृतियों का निर्वहन करना पड़ता है। स्थान से अनुपस्थिति होने या बीमारी की दशा में वह अपने काम उपाध्यक्ष को नहीं सौंप सकता। अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। भारतीय संसद के 2 सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियाँ तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण आवृत्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है और लोकसभा में सदस्य संख्या राज्यसभा की संख्या दोगुनी से भी अधिक होने के कारण सामान्यतः इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा का इच्छानुसार ही का होता है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते रहे हैं।
वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि के 14 दिन के अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशें के बिना वित्त विधेयक लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उसकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा गजट को स्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। वह काम रोको प्रस्ताव पास करके भी सरकारी नीति की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है। अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। जहाँ तक एक और लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरा और संविधान में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। इसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाया होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जा जाएगा जबकि उन्हें संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दें। निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा या वह उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। जनता की शिकायतों द्वारा निवारण। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार और भावनाएं सरकार तक पहुंच जाती है। लोकसभा के सदस्यगण इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। यदि सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप में यही कार्य संपादित करती है। विविध कार्य। लोकसभा कुछ ऐसे कार्य भी करती है जो इस प्रकार है। लोकसभा राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को उसे पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा अनुमोदन अवश्य होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 2 महीने के अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 2 महीने बाद में ही समाप्त मान ली जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना चाहते हैं तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। लोकसभा की शक्तियों के उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। व्यवहार की दृष्टि से यदि लोकसभा को संसद कह दिया जाए तो अनुचित ना होगा। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।